नमस्कार साथियों, मैं रामलाल चौधरी अपने YouTube चैनल पॉलिटी विथ रामलाल चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने प्रस्तावना पर चर्चा की थी और आज हम प्रस्तावना में आगे चर्चा करेंगे। कल जो हमने चर्चा की थी हमने चर्चा की थी प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना किस प्रकार से बनी, कब लागू हुई, संविधान सभा ने उसे कब स्वीकार किया, उसकी भाषा कहाँ से ली गई थी, उसके विचार कहाँ से आया था, सबसे पहले उस प्रस्तावना का आधार क्या था, इस बारे में हमने चर्चा की थी। प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए थे और हमने पूरी प्रस्तावना को पढ़ा था। आज हम प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। तो जो प्रस्तावना जो हमने कल पढ़ी थी उसमें जो जो महत्वपूर्ण शब्द थे उन शब्दों की हम व्याख्या करेंगे। तो जो शब्द आए हैं उन शब्दों की हम व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं प्रस्तावना के मुख्य शब्द। प्रस्तावना में मुख्य शब्द, सबसे पहला शब्द है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का तात्पर्य होता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया। किसने किया? भारत की जनता ने। क्योंकि भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था, उस संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। तो भारत की जनता ने संविधान का निर्माण किया था, अर्थात भारत की जनता संविधान की शक्ति का स्रोत है। तो संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता है। भारत में जनता सर्वोच्च है। सर्वोच्च कौन है? भारत में जनता सर्वोच्च है। और प्रभुत्व शक्ति किस में निहित है? जनता में निहित है। तो भारत में सर्वोच्च कौन है? जनता। और प्रभुत्व शक्ति किस में निहित की गई है? जनता में निहित है। संविधान में उल्लेखित स्पष्ट हम भारत के लोग भारत में लौकिक संप्रभुता को स्पष्ट करते हैं। जो भारत के लोग शब्द प्रस्तावना में आए हुए हैं वो भारत में लौकिक संप्रभुता को क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं। क्या करते हैं? लौकिक संप्रभुता को स्पष्ट करते हैं। अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है, तात्पर्य होता है भारत स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता है। भारत कैसी नीति का अनुसरण करता है? स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता है। अर्थात भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः क्या है? स्वतंत्र है। भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या है? स्वतंत्र है। दोनों मामलों में भारत क्या है? स्वतंत्र है। आगे हम बात करेंगे समाजवादी। तो समाजवादी पर बात करते हैं। तो जो समाजवादी शब्द था वो संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था कि एक अमेंडमेंट हुआ था 42वां संविधान संशोधन, और उसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिनमें पहला शब्द था समाजवादी। तो जो समाजवादी शब्द था वो मूल संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द उल्लेखित नहीं था। इसे कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। इसका तात्पर्य होता है कि भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, और न कि ये साम्यवादी समाजवाद है। तो भारत का समाजवाद कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद है नहीं है। जैसे राज्य के ऊपर आश्रित समाजवाद भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राज्याश्रित समाजवाद भी कहते हैं। समाजवाद का हम सामान्य अर्थों में, सामान्य भाषा में अगर हम इसका तात्पर्य जानें तो इसका अर्थ होता है कि संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण। संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण। तो ये समाजवादी का तात्पर्य होता है। अब हम आगे बात करेंगे पंथ निरपेक्ष। ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द था ये भी भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था। जिस समय संविधान की प्रस्तावना लागू हुई थी उस समय पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं था। इस पंथ निरपेक्ष शब्द को भी संविधान की प्रस्तावना में बाद जोड़ा गया था, और वो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अब पंथ निरपेक्ष का क्या तात्पर्य होता है? पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य होता है
ऐसे राज्य से होता है। पंथ निरपेक्ष राज्य कैसा राज्य होगा? पंथ निरपेक्ष राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राज से धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता। ऐसा देश जहाँ पर किसी भी धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। कैसा व्यवहार किया जाता है? सभी धर्मों के साथ जिस देश में समान व्यवहार किया जाता है वो कैसा राज्य होता है? वो पंथ निरपेक्ष राज्य होता है। मतलब राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होगा कि राज्य धार्मिक मामलों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य किसी एक पंथ को बढ़ावा नहीं देगा। राज्य क्या करेगा? राज्य एक पंथ को बढ़ावा नहीं देगा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। जितने भी धर्म के लोग उसमें रहते हैं उस देश में, उन सभी धर्मों के साथ राज्य क्या करेगा? सम्मान व्यवहार करेगा। और राज्य धर्म विरोधी नहीं, किसी भी धर्म का विरोध राज्य नहीं करेगा। ये पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है। किसका तात्पर्य है? पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य। अब हमारा जो भारत देश है, उस भारत देश का कोई राज्य और कोई राजकीय धर्म नहीं है। हमारे भारत का क्या है? कोई राज्य और राजकीय धर्म नहीं है, लेकिन भारत में जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया गया है। कैसा दर्जा दिया गया है? बराबर का। मतलब न कोई धर्म ऊपर है और न कोई धर्म नीचे, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। तो ऐसा हमारे भारत के अंदर होता है। तो भारत एक कैसा राज्य है? पंथ निरपेक्ष राज्य है। अब राज्य धर्म के प्रति व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? उस व्यवहार के आधार पर इन राज्यों को 3 भागों में बांटा गया। 3 तरह के राज्य होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? राज्य जो धर्म के प्रति व्यवहार करते हैं, उन व्यवहार को ध्यान में रखते हुए राज्यों को 3 भागों में बांट सकते हैं। किन कौन से राज्य होते हैं? जैसे कि एक होता है नास्तिक राज्य। एक क्या होता है? नास्तिक राज्य। एक होता है सैद्धांतिक राज्य। एक दूसरा कौन सा होता है? सैद्धांतिक राज्य। और तीसरा होता है पंथ निरपेक्ष राज्य। कौन सा होता है? पंथ निरपेक्ष राज्य। मतलब 3 प्रकार के राज्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नास्तिक राज्य, सैद्धांतिक राज्य और पंथ निरपेक्ष राज्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नास्तिक राज्यों की। नास्तिक राज्य ऐसा राज्य होता है जो धर्म विरोधी राज्य है। धर्म विरोध का मतलब वो सभी धर्मों का विरोध करता है। ऐसा राज्य या ऐसा देश, यहाँ पर राज्य का तात्पर्य देश से है। यहाँ पर राज्य का तात्पर्य किससे है? एक देश से, कंट्री से लिया गया है। तो नास्तिक राज्य का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जो धर्म विरोधी है, सभी धर्मों का विरोध करता है। तो ऐसे कौन से राज्य हैं? जैसे कि चीन हो गया और उत्तरी कोरिया, वहाँ पर सभी धर्मों का क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। वो धर्म विरोध मतलब नास्तिक राज्य। अब हम बात करते हैं सैद्धांतिक राज्य। सैद्धांतिक राज्य कैसा होता है? सैद्धांतिक राज्य वो राज्य होता है जिस राज्य का अपना एक विशेष धर्म होता है। विशेष धर्म, वो अपने एक धर्म को मानते हैं कि ये हमारे देश का क्या होगा? ये धर्म होगा। तो ऐसा जो राज्य होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सैद्धांतिक राज्य होते हैं। और उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान और सऊदी अरब। इन राज्यों का क्या अपना खुद का एक धर्म होता है। तो जो राज्य अपना खुद का एक धर्म होता है उस धर्म को क्या कहते हैं? सैद्धांतिक राज्य होता है। एक है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जो धर्म के मामले में क्या रहता है? तटस्थ रहता है। धर्म के मामले में क्या रहता है? तटस्थ रहता है। तो वो कौन सा राज्य होगा? पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। उसका कोई विशेष धर्म नहीं होता है और सभी धर्मों के साथ क्या होता है? सभी धर्म बराबर होते हैं। और उस देश की जो सरकारें होती है वो सरकार किसी धर्म के अनुसार नहीं चलती हैं। और उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका कैसे राज्य हैं? पंथ निरपेक्ष राज्य हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य है। अब जब हमारे भारत का संविधान बना था और संविधान बन रहा था, उस समय हमारे संविधान सभा के एक सदस्य थे ब्रजेश्वर प्रसाद। कौन थे? ब्रजेश्वर प्रसाद। उस ब्रजेश्वर प्रसाद ने जिस समय भारत के संविधान की प्रस्तावना को लिखा गया था, प्रस्तावना को जोड़ा गया था, उसी समय ब्रजेश्वर प्रसाद शर्मा ने कहा कि हमें पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा जाना चाहिए। पंथ निरपेक्ष शब्द को कहाँ पर जोड़ा जाना चाहिए? प्रस्तावना में जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन संविधान सभा के सदस्यों ने उसे स्वीकार नहीं किया था। उसे क्या किया गया था? स्वीकार नहीं किया गया था और बाद में जोड़ा गया था। तो उस समय पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख कहाँ पर हुआ था? तो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 25। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 25। और अनुच्छेद 25 के अंदर पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है। अब आ सकता है कि पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, प्रस्तावना में किया गया है, अनुच्छेद 25 में किया गया है, अनुच्छेद 32 में किया गया है, अनुच्छेद 21 में किया गया है। फिर नीचे कोटेशन दे ए बी सी, केवल ए,
तो हम क्या करते हैं कि केवल ये प्रस्तावना याद रखते हैं। प्रस्तावना के साथ साथ अनुच्छेद 25 के अंदर भी पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख प्रस्तावना के साथ साथ अनुच्छेद 25 में भी किया गया है। तो ये हमारा था पंथ निरपेक्ष। अब हम आगे बात करेंगे, आगे लोकतंत्रात्मक। किसके ऊपर बात करेंगे? लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक में बात करते हैं मतलब शासन में जनता की भागीदारी। लोकतंत्र का तात्पर्य होता है शासन में जनता की भागीदारी। जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, वो क्या होता है? लोकतंत्रात्मक। क्या होता है? लोकतंत्रात्मक। जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन क्या है? लोकतंत्रात्मक। भारत में हमेशा क्या होता है कि मत के द्वारा सत्ता परिवर्तन होता है। व्यक्ति वोट देते हैं और वोट के माध्यम से ही सत्ता का स्थानांतरण, कभी किस पार्टी की सरकार बनती है, कभी दूसरी पार्टी की सरकार बनती है। तो लोगों के मत के आधार पर सत्ता का क्या होता है? परिवर्तन होता है। और जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था उसी समय से भारत में कैसा मताधिकार है? वयस्क मताधिकार है। कैसा मताधिकार है? वयस्क मताधिकार है। और बाद में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था और इन संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय निकायों को भी मान्यता दे की गई थी। और वहाँ पर प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होता है? चुनाव अनिवार्य होता है। चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे स्थानीय स्वशासन हो, सभी के अंदर 5 वर्षों में एक बार चुनाव अनिवार्य होता है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कैसा होता है? एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता स्वयं शासन का संचालन करे। तो वहाँ पर क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करे, तो वो होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण जैसे हम हमारे देश का ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर जनता नहीं शासन करके, जनता जिनको चुनती है वो क्या करते हैं? देश के ऊपर शासन करते हैं। तो वो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो वो तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि मतलब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के नुमाइंदे अगर जो शासन चलाते हैं जहाँ पर, तो वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ जनता स्वयं शासन करती है, तो उदाहरण के तो हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 औजार होते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कितने औजार होते हैं? कुल 4 औजार होते हैं। अब 4 औजार कौन कौन से हैं? परिपर्चा है, पहल है, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना है, और चौथा है जनमत संग्रह। चौथा कौन सा है? जनमत संग्रह। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 औजार हैं। परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना और जनमत संग्रह। ये किसके हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार हैं। आगे हम बात करते हैं गणराज्य की। किसकी बात करते हैं? गणराज्य की। गणराज्य का मतलब होता है कि देश का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होता है। जैसे कि हमारे भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? राष्ट्रपति। तो वो राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है, वंशानुगत में होता है। तो ऐसा देश जहाँ का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए, किसके लिए? निश्चित समय के लिए अगर चुना जाता है, तो ऐसा देश कौन सा होगा? गणतंत्रात्मक राष्ट्र होगा। कैसा होगा? गणतंत्र। और भारत गणतंत्रात्मक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मतलब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो भारत एक कैसा राष्ट्र है? गणतंत्रात्मक राष्ट्र है। जिस समय हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और प्रस्तावना भी 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी, उसी दिन भारत क्या बन गया था? गणतांत्रिक राष्ट्र बन गया था। कैसा राष्ट्र बन गया था? गणतांत्रिक राष्ट्र बन गया। अब एक हम बात पर चर्चा करते हैं कि जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ क्या गणतंत्र होता है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ गणतंत्र होगा, ये आवश्यक नहीं है। कई देशों में लोकतंत्र हैं लेकिन वहाँ पर गणतंत्र नहीं है। तो ऐसा कोई जरूर नहीं है कि जहाँ लोकतंत्र हो वहाँ पर क्या हो? गणतंत्र भी हो। आगे हम बात करते हैं न्याय की। बात करते हैं हम न्याय की। तो न्याय प्रस्तावना में जो न्याय का उल्लेख है वो 3 प्रकार के न्याय। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया। अब कौन कौन से न्याय है? एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और एक राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? या पूछ लिया जाता है कि संविधान की प्रस्तावना उल्लेखित न्याय का क्रम से, तो एक बार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दिया, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दे दिया, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दे दिया, या राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दे दिया। इस प्रकार से प्रश्न पूछ के बाद आप हमारे को क्रम से शब्द भी याद रख। तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कौन कौन से न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके अलावा न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ पर किया गया है ये भी ध्यान रखना है कि
एक तो सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ पर किया गया, तो हम कह सकते हैं कि न्याय शब्द का उल्लेख किया गया भारत के संविधान की प्रस्तावना में। कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार। अब प्रश्न पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्याय शब्द को ले गए। अब हमारे को तो एक ही याद रहता है कि प्रस्तावना में याद है, और प्रस्तावना उस समय उन आंसर में नहीं होती हैं, तो हमारे को याद रखना कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 38 जो डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों के अंदर भाग 4 में आता है। तो अनुच्छेद 38 है, उस अनुच्छेद 38 में भी इन तीनों प्रकार के न्याय को लेंगे। तो देखो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात करता है और अनुच्छेद 38 भी 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। तो कहाँ न्याय का उल्लेख कहाँ पर है? एक तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में है, और दूसरा कहाँ पर है? अनुच्छेद 38 नीति निर्देशक तत्वों में। अब जो एक आधुनिक मनु की जिसे हम संज्ञा देते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सामाजिक और आर्थिक न्याय का क्या कहा जाता है? अग्रदूत। अब पूछ लिया जाता है कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अब हम 3 प्रकार के न्याय हैं, तीनों पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के न्याय में किस बात का उल्लेख करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो तो वो कैसा होगा? सामाजिक न्याय होगा। हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाता है, तो वो कैसा न्याय होता है? सामाजिक न्याय होता है। मतलब जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार क्या कहलाता है? सामाजिक न्याय। मतलब समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं आदि की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रस्तावना में सामाजिक न्याय को सम्मिलित किया गया। अब हम बात करेंगे आर्थिक न्याय की। आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो आर्थिक न्याय का मतलब तात्पर्य होता है कि लोगों को अमीर गरीब का भेदभाव किए बिना रोजगार का अवसर मिले। लोगों में किस प्रकार का? गरीब और अमीर का भेदभाव किए बिना रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये क्या है? आर्थिक न्याय है। आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब आर्थिक कारण है कि ये गरीब है, ये अमीर है, इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ अगर भेदभाव नहीं किया जाता है तो वो कैसा न्याय है? आर्थिक न्याय है। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की समानता को दूर करना भी शामिल है। मतलब इसमें आय और संपत्ति की समानता को क्या करने की बात करता है प्रस्तावना? इनको दूर करने की बात करता है, तो वो क्या है? आर्थिक न्याय है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, इन दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो दोनों का जो मिला जुला रूप होता है वो होता है अनुपाती न्याय। क्या होता है? अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय की। किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय की। राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो राजनीतिक न्याय का तात्पर्य क्या है? तो राजनीतिक न्याय बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को शासन में भागीदारी के अवसर मिले। मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। मतलब शासन के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। ये कौन सा न्याय होता है? ये होता है राजनीतिक न्याय। हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। हर व्यक्ति है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कैसा भी व्यक्ति है, चाहे किसी भी जाति जनजाति का व्यक्ति है, तो उसको राजनीतिक जो अधिकार होंगे वो सभी को एक समान ही प्राप्त होंगे। चाहे तो राजकीय दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो, ऐसा कोई भी कार्य होगा तो वो समान रूप से होगा। न्याय का तात्पर्य होता है कि राज्य को एक या कुछ लोगों से वरन सर्वसाधारण के कल्याण का उद्देश्य अपने सामने रखना चाहिए। मतलब न्याय का तात्पर्य होता है कि राज्य एक या कुछ लोगों के कल्याण के कार्य नहीं करेगा, बल्कि सभी के साथ या सभी के कल्याण का उद्देश्य को सामने रखते हुए कार्य करेगा। दोस्तों, आज हमने प्रस्तावना के इन महत्वपूर्ण शब्दों पर चर्चा की और आगे के शब्दों पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।